नमस्कार दोस्त। आज एक विशेष दिन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। एज आई बिलोंग टू द डिसिप्लिन दैट इज कॉल्ड नेचुरल साइंस, अर्थ साइंस, ज्योग्राफी के साथ मेरा जुड़ाव रहा है। और दूसरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्लानिंग पे मैंने काम किया और लोग के साथ भी थोड़ा सा कनेक्टेड रहा, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ मीन्स लाइफ इन ए नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक वातावरण में, कुदरती एनवायरनमेंट जो कुदरत ने बनाया उसमें ही अगर कोई प्राकृतिक रूप से रहता है, पलता है, बढ़ता है, पूरे एवोल्यूशन का साइकिल पूरा करता है, तो इसे वाइल्ड लाइफ कहेंगे। पिछली शताब्दियों में बहुत बड़ी रिसर्च हुई जिन्होंने दुनिया का परिदृश्य बदल दिया। इनमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो चार्ल्स डार्विन ने दी, नंबर 1। सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिसिस किया और आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज दिया और गैलीलियो ने दूरबीन बनाई। उसके बाद न्यूटन का काम और आइंस्टाइन का काम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको आप कहेंगे। ये बहुत बड़े काम थे। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जीवन का एक क्रम है, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक साइकिल में आगे बढ़ते हैं और स्टेजेस भी बताए, 3 स्टेजेस में बांट के भी किया। ये ऐसा धमाका था जो धर्मगुरुओं को पसंद नहीं आया, लेकिन चार्ल्स डार्विन का कद बहुत ऊंचा था और वैज्ञानिक सोच डेवलप हो गई थी। रिनाइसेंस के पीरियड के बाद वेस्ट में लॉजिकल थिंकिंग आई और धर्म नीचे आ गया और विज्ञान ऊपर आई और इसी ने धमाका कर दिया था। एवोल्यूशन की थ्योरी के बाद बहुत रिसर्च हुई और आज जो बायोसाइंस है उसके अगर कोई फादर हैं तो वो चार्ल्स डार्विन कह सकते हो आप लोग। हम अपने जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। इसकी क्या जरूरत होगी कंजर्वेशन की? देखिए, 20वीं और 21वीं शताब्दी में धमाका हुआ, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, और अब तो इंफॉर्मेशन का धमाका है जिसको डाटा साइंस का धमाका कह देते हैं, डिजिटल का कह देते हैं। और एक एक चीज माप तोल से चलती है। इवन जो मूवमेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। मैं यहाँ कुछ जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और तकरीबन जो पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ें रह जाती हैं उनको टच करने की कोशिश करता हूँ। किसी देश का अगर रिचनेस देखें तो उसका एक पैमाना उसकी बायोडाइवर्सिटी है। देखिए, हिंदुस्तान में हमारे 4 रीजन, एक हिमालयन रीजन और इसमें भी विशेष तौर से नॉर्थ ईस्ट, एक सुंदरबन का डेल्टा और दोनों घाट्स बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच हैं।
फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा इज वेजिटेशन, फोना इज एनिमल लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाते हैं, फ्लोरा एंड फोना। द रिचनेस ऑफ ए रीजन लाइज इन इट्स बायोडाइवर्सिटी। कितने तरह के प्लांट्स और कितने तरह के एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। आप ये देखिए, ये साइकिल ऐसा है, बहुत सारे एनिमल्स जो थे और जो विलुप्त हो गए। एक उदाहरण बच्चे बच्चे की जबान पे है, डायनासोर। और उस पे बहुत सारे सीरियल्स भी बन रहे हैं, फिल्म भी बन रहे हैं, और बच्चों के लिए तो बड़े खिलौने भी बन गए हैं। मैं बायोडाइवर्सिटी में 3-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनका योगदान पे ज़रूर फोकस करूँगा। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, वाटर बॉडीज का होना बहुत ज़रूरी है। पानी है तो जीवन है। अगर जल स्रोत लुप्त हो जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ कैसे बचेगा। दूसरा, फॉरेस्ट, वन होने जरूरी है। हम गार्डन बना रहे हैं, फॉरेस्ट चाहिए हमको। तीसरा, अब बहुत जरूरी हो गया, यह है जन चेतना, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, और रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज और लॉज एंड पनिशमेंट। ये भी बहुत ही जरूरी हो गया। कारण क्या हुआ ऐसा? देखो, इस 100 साल में जो धमाके हुए उनमें एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन है। बहुत सारा फॉरेस्ट खेती के नीचे आ गया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। वेस्टर्न मेडिसिन में ये हुआ कि लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ गई। फैमिन्स नहीं आते, एपिडेमिक नहीं आती, महामारियाँ कम हो गई है और लोगों को बचाया जाता है। पॉपुलेशन का धमाका हो गया तो उनको लिए फूड की दिक्कत आ गई, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आई। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, अनाज का उत्पादन बहुत बढ़ा दिया। और इसके साथ 2 चीज़ें और आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, अर्बनाइजेशन भी हो गया, फास्ट ट्रांसपोर्ट भी हो गया, कम्युनिकेशन भी बढ़ गया। उस सब के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। ज़मीन कहाँ से मिलेगी? ज़मीन फॉरेस्ट से। तो आदमी फॉरेस्ट पे एनक्रोच करने लगा, वाइल्ड लाइफ के इलाके श्रिंक होते गए और वहाँ दबाव बन गया। और इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि बहुत सारी प्रजातियाँ या तो संकट में आ गई, या उनको संरक्षण की ज़रूरत हो गई, या वो विलुप्त हो गई, या विलुप्त प्राय हो गई। उदाहरण दे देता हूँ मैं यहाँ पर। हमारे इस क्षेत्र में, हरियाणा में, पहले गिद्ध और चील हमने खूब देखी थी। हिरण घूमते रहते थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। खरगोश बहुत ही ज़्यादा थे, रैबिट्स, बहुत सारी लोमड़ी थी, ये घूमते रहते थे। हमने अपने बचपन में इनको खूब देखा है, कहाँ चले गए लोग? क्योंकि आदमी ने इनके स्थान पे एनक्रोच कर लिया और बिना जुबान के जीव हैं वो विलुप्त होते गए। आप ये देखिए, मोबिलिटी और इसके साथ वेपन भी और आदमी का लालच भी, ये सारी चीजें जुड़कर एक खतरा बन गई हैं। किसके ऊपर? वाइल्ड लाइफ के ऊपर। यहाँ महात्मा गांधी की एक कोटेशन में डालना चाहूँगा। अगर किसी इलाके का, किसी क्षेत्र का, किसी देश का लोगों का व्यवहार देखना है, उनके बारे में जानना है, तो सिर्फ एक काम देख लें, उनका जीवों के, जानवरों के साथ व्यवहार कैसा है, वो एनिमल्स के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। यानी द ट्रीटमेंट विद एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ determines the behavior of a man set, mind set। आदमी के दिमाग का पता लग जाता है कि वो दयालु है या हिंसक है। जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी वजह से वाइल्ड लाइफ
बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ गया। हमारे फिर मैं बताया हॉट स्पॉट्स हैं, वो हिमालयन रीजन्स हैं, वहाँ पर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर विशेष तौर से सुंदरबन का डेल्टा और दोनों कोस्ट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। हालांकि फॉरेस्ट रीजन सेंट्रल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है और अलग अलग किस्म का वाइल्ड लाइफ डेजर्ट में है, वो अलग किस्म का नज़र आएगा आप लोगों को। हम फिर भी फॉर्चुनेट हैं, दुनिया में हमारा स्थान बायोडायवर्सिटी में तीसरा आता है। अमेजन रीजन और कॉन्गो रीजन के बाद हिंदुस्तान बायोडायवर्सिटी में 30 है। तो हमारी रिचनेस बहुत अच्छी है और हमको अपनी हेरिटेज बचा के रखनी चाहिए। हिंदुस्तान में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान बना दिए हैं और 500 के आसपास अभयारण्य बनाए हैं ताकि ये वन्यजीव बचे रहे, जिंदा रहें। बाघ के लिए, हाथी के लिए, गैंडा के लिए, शेर, बारहसिंगा, बहुत सारे पक्षियों के लिए। मैं यहाँ उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर आप कभी समय मिले तो भरतपुर सीकरी में 2 जगह हैं। एक तो अकबर का जो किला बनाया था, बहुत ही खूबसूरत है, आगरा और भरतपुर से तो 9 किलोमीटर है, आगरा और जयपुर हाईवे के ऊपर है, ज़रूर विजिट करें। बर्ड सेंचुरी है और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी सलीम अली, वो अभी तक भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी है जो उन्होंने बनाई, वहीं पर रहते थे। हमने बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र बना दिए, रिजर्व हैं, जैसे टाइगर रिजर्व है, सेंचुरीज बनाई है। इनमें से कुछ का मैं उदाहरण लेना चाहूँ जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे का असम में है। सुंदरबन डेल्टा में बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर का रिजर्व बनाया हुआ है। जिम कॉर्पोरेट पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में है। रणथंभौर राजस्थान में बाघ के लिए। इसी तरह से कान्हा एमपी में है, हिरण, बारहसिंगा और बाघ के लिए है। ये बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कम हैं। हर जिले में कम से कम एक रिजर्व जरूर बनना चाहिए। फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, रिवर बेड है, तो हमको वाइल्ड लाइफ मिलेगा और ये इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ये हैं तो हम हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसको कहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस। फिर मैं दोबारा से ये कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत सारी रिवर्स को, बहुत सारे नालों को अरेस्ट कर लिया, कैनाल बना लिया है, तो इसलिए वाटर बॉडीज़ का फॉरेस्ट के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ सभी अपने हैबिटेट में घर में छोटा सा गार्डन बनाएं और उस गार्डन में एक काम ज़रूर करें, पानी का प्रबंध ज़रूर कर दें। जो कुछ और प्रयास हुए, जैसे एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1973 में, फ्लेमिंग के लिए आया, और संरक्षित क्षेत्र के लिए अलग से कानून आया। 100 राष्ट्रीय उद्यान बने, 500 अभयारण्य बने। ये चीजें सरकारों के प्रयास से ही बन पाई है। सख्त कानून भी बने हुए हैं। एग्जीक्यूशन में दिक्कत होती है, क्योंकि जो ग्रीड है वो बहुत भारी होता है। जैसे हाथी सींग का है, इनकी स्किन बहुत महंगी बिकती है। स्नेक्स की स्किन है और जो वाइल्ड लाइफ है उनकी स्किन बड़ी महंगी बिकती है, इसलिए लो ग्रेड में इनका शिकार भी कर लेते हैं।
डिफोरेस्टेशन ने, जो वन के वन साफ हो गए हैं, उसने वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा बना दिया है। एक थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन जो हुआ है उसका भी असर जरूर पड़ा है। एक नॉइस पॉल्यूशन का हुआ है, क्योंकि खासतौर से बर्ड्स पे, इनके प्रजनन के ऊपर नॉइस का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, भयभीत होते हैं उसकी वजह से। शहरीकरण, औद्योगिकरण और रेल सिस्टम, इसने वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया है। समाधान सीधा सीधा है वाइल्ड लाइफ को बचाने का। एफोरेस्टेशन करो, बड़े बड़े जंगल बनाओ, वाटर बॉडीज को डेवलप करो, जागरूकता बढ़ाओ, लोगों की भागीदारी बढ़ाओ, और एक पाठ जरूर पढ़ाएं, प्यार करें। बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी एक राजेश खन्ना ने, हाथी मेरे साथी, और उसका एक बड़ा हिट गाना था, चल चल मेरा हाथी ओ मेरे साथी। इस तरह का एक्सपोजर बच्चों को देना भी बड़ा जरूरी है। आजकल तो पता नहीं क्या बात है, एनिमल्स के ऊपर फिल्म भी बनना बंद हो गई है। टूरिज्म भी डेवलप करे इस तरह का। और भाई एक और बड़ी बात है, बजट दें। सूखी बातों में कुछ नहीं रखा है। वाइल्ड लाइफ के कॉरिडोर बनाए, ये हमारी धरोहर है। फिर मैं ये कहता हूँ, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट अगर कोई जुड़ाव देता है हमको, तो हमारे बर्ड्स हैं जो ऊपर से नीचे तक भी जाते हैं। कहाँ साइबेरिया के बर्ड्स हैं, और साउथ तक, हैदराबाद में भी मैंने देखे यहाँ पर। और वो अब ये जू भी बनाई है, हालांकि और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है, वो एनिमल्स के साथ जो लगाव है, उसको ज़रूर जोड़ें। ये हमारी ड्यूटी है। मैं फॉरेस्ट के बारे में बात तभी करूँगा जिस समय मैं कुछ प्लांट्स और बर्ड्स के बारे में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, हमारे इस गार्डन में लगभग 200 से 300 बर्ड्स रोजाना विजिट करते हैं, एवरी डे। एंड वी हैव गोट वाटर पोर्ट्स, जो इनकी सुरक्षा के लिए, इनके पीने के लिए पूरा इंतज़ाम है। और इस तरह का अगर हैबिटेट बनाते हो तो आप कुदरत के साथ जुड़ते हैं और कुदरत आपकी मदद करती है। जो लोग अपने हैबिटेट को अच्छे से संवारना चाहते हैं, वहाँ बहुत बड़े सोफे लगाने की ज़रूरत नहीं, चमकदार पर्दे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक काम ज़रूर कर दें, आप इस तरह से जो फॉरेस्ट है, जहाँ बहुत अच्छे पार्क बने हुए हैं या जहाँ बर्ड्स और एनिमल्स आते जाते रहते हैं, वहाँ पर अपना हैबिटेट बनाएं। वो आप लोगों को रोज़ाना सुकून देंगे। ये कुदरत के साथ जीने का एक रास्ता है, यही जीने की राह है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। ये वो बहार है जो आपके जीवन को बदल देगी। इसलिए लव एनिमल्स, लव बर्ड्स, love plants and trees. This is the worship of God. This is the worship of human. This is the worship and love to the animals. Loving animals is the best source of humanity, the best source of worship. If you want to worship nature, love animals. Love animals. Jai Hind.